वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय सत सलाम साथियों। आज मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का जो पार्ट हमारा है, जो आज का प्रोग्राम है, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे लोग उनको जानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। और साथियों, आज बात करेंगे, बहुत गंभीर मसला है कि जो देव जी भाई महेश्वरी जी की हत्या कर दी, शैतान द्वारा हत्या की है, उसके पीछे क्या षड्यंत्र रहा है, क्यों किया है उनकी हत्या। तो उसके हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, उसके बाद में हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। पहले का स्वागत करते हैं दादा राव भगत जी, आपका वॉइस ऑफ मानव टीम चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। जी भगवान दास एरवार जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानव टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई साहब, जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। जी भाई साहब एडवोकेट प्राण जी रणवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल जी, जय मूल निवासी जी। भगत राव जी, मैं पहला दादा राव भगत जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे भी ये हत्या की गई है इनकी, जो देव जी महेश्वरी जी की है, तो उसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्यों हत्या की गई इनकी? देखिए, मनबर कारण वही है। एक मिनट भगवान दास जी, मैंने ये भगत राव जी से सवाल किया मैंने इनसे। हाँ जी। अच्छा दादा राव भगत जी, थोड़ा आवाज कम करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आवाज ठीक करें। नहीं आवाज नहीं आ रही। भगवान दास जी, आप बताएं इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? दादा राव जी, आप दुआ दे रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये जो है हमारे किसी भी तरीके से हम लोगों को, हमारे जो समाज सेवक हैं, मूलवासी वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जिनको अपने अधिकार, सम्मान एवं समाज को देखने का काम करते हैं, समाज की जो है रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर ये कोई नई घटना नहीं है। मुझे लगता है पूरे देश में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आए दिन जो है हमारे जो मूल्यवासी साथी हैं, वो किसी भी समाज के और किसी भी जो है संप्रदाय के हो सकते हैं, जो कमजोर तबके की आवाज उठाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की ये व्यक्ति जो है, जो गुंडा किस्म के लोग हैं, जो व्यवस्था जो है इस व्यवस्था को इन्होंने बनाया है, वो व्यक्ति जो है हमारे लोगों के साथ इस प्रकार की आए दिन घटनाएं घट रही हैं। उनकी जमीनों से लेके हर तरीके से उनके ऊपर जो है दुष्कर्म, अत्याचार और दुराचार किया जाता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि ये नहीं चाहे गुलामी हमारे लोग जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गुलामी से जो है थोड़ा आजाद होना चाहते हैं, और वह आजादी ये हमको नहीं देना चाहते हैं। उसका मूल कारण यही है कि ये उसी जो गुलामी हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे उसी के कारण जो है ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हमारे लोगों की हत्याएं होती हैं। जी दादा भगत जी, आप आवाज आ रही क्या? आ रही सर, आ रही। मैंने आपसे सवाल किया था कि जो देव जी भाई महेश्वरी जी की हत्या की गई है शैतानों द्वारा, शैतान हम उसको वो इसकर बोलते हैं कि वो जो शैतान इंसान का खून करते हैं, पी रहे हैं, बेगुनाह का खून पी रहे हैं, तो शैतान हम उनको बोलते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण समझते हैं इसके जो हत्या की गई है? 2 दिन पहले मान्यवर वकील साहब जो गुजरात में बामसेट के कार्यकर्ता थे, देवजी भाई, उनकी हत्या की गई। वो आरएसएस के गुंडों द्वारा की गई। वो आरएसएस के कार्यकर्ता है।
अभी जो आजादी का आंदोलन चल रहा है मान्यवर मेश्राम साहब के माध्यम से, और कई वर्षों से वो बहुत ही गुजरात में कच्छ में जो बामसेब के डैशिंग कार्यकर्ता थे और इलाके इंडियन लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे वहां के गुजरात के, और फ्री ऑफ कास्ट में मूल निवासी बहुजन समाज की SC ST OBC की जो केसेस है वो लड़ते थे। उनके संदर्भ में भी कल उसके पत्नी ने भी बताया, कार्यकर्ता ने भी बताया कि यदि 24 घंटे के अंदर यदि उनको अरेस्ट नहीं किया गया तो गुजरात पूरा बंद हो जाएगा। और जैसे हमारे भाई जो अभी मूल निवासी है उन्होंने कहा कि ये हत्याएं दिन ब दिन बढ़ते जा रही, कभी मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा, कभी SC को टारगेट किया जा रहा, कभी OBC को टारगेट किया जा रहा। इसके पहले भी हत्या हो गई, जैसे कि कुलबर्गी हो गए, वो जो गोपीनाथ मुंडे वगैरह जो है OBC समाज की आवाज उठाते थे, तो वो OBC समाज की आवाज उठाने के बाद असेंबली में उन्होंने ये क्वेश्चन किया था तो उनकी भी हत्या की गई। तो ये महामानव जो बामसेब के कार्यकर्ता रहते हैं और वो अपने महामानव की विचारधारा को लेकर जो चलते हैं, तो वो विचारधारा को ये RSS वाले जो है वो खत्म करना चाहते और इसीलिए उनका ये मर्डर किया गया। वो नहीं चाहते कि मूल निवासी समाज आजाद हो जाए, वो गुलामी में यानी मनुस्मृति का इम्प्लीमेंटेशन वो करना चाहते, आज की मेरी सोच है सर। एडवोकेट रणजीत जी, अगर आप इसमें भाई जैसे पहले जुड़े हैं ऐसे जुड़ सकते हैं, दोबारा इसमें ट्राई करें दोबारा जुड़ने की। भगवान दास जी, हम चाहते हैं जैसे कि मतलब अभी क्या हालात चल रहे हैं कि ऊपर तो इस तरह किसानों का मोर्चा चल रहा है, दूसरी तरफ ये मतलब स्कूल का भी मोर्चे बहुत सारे चल रहे हैं, इसमें सारे चारों तरफ जो है शैतानों द्वारा आग लगा दी गई है। मतलब हर तरफ एक से एक मुद्दा लेकर आते हैं सामने, एक मुद्दे के पीछे एक तो सही सोल्व करते हैं तो दूसरा मुद्दा खड़ा कर देते हैं, अगर दूसरा अगर तीसरा मुद्दा खड़ा कर देते हैं। तो इतने मुद्दे खड़े कर दिए गए हैं, क्या उनसे मन भटकाने के लिए क्या कदर किया गया इनका? ऐसे क्या समझ इसके बारे में क्या समझते हैं भगवान राशि? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो है हम लोगों के ऊपर आप कहीं से भी कोई भी मतलब आज तक इनके शासनकाल में, पूरे शासनकाल में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहीं भी कोई भी, चाहे वो NRC हो, नोटबंदी हो, और दिन प्रतिदिन अगर नोटबंदी के बाद अगर उसका विरोध चालू हुआ तो उन्होंने कोई नया मुद्दा ऐसा उतार दिया मैदान में, ऐसा मुद्दा लेके आ गए कि अब लोगों का, हमारे वर्ग के जो लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उन व्यक्तियों का किसी तरीके से मन भटका करके ये उधर पहुंच जाएं। इसी तरीके से NRC लेके आए, शाहीन बाग चल रहा था, शाहीन बाग के टाइम पे ही इन्होंने इससे पहले जो है हमारे संत रविदास जी का दिल्ली में जो 550 साल पहले का मंदिर बना हुआ था, वो उस मंदिर को तोड़वाया था। और मंदिर को तोड़वाने के बाद जैसे ही उसका विरोध चालू हुआ, और विरोध चालू होते ही इन्होंने NRC और ये वो लेके आ गए थे, तो उसका शाहीन बाग में हम लोग लग गए। इसके बाद इन्होंने जो है जगह जगह ये जो है मुद्दा भटकाने का काम करते हैं। और जो हमारे आवाज उठाने वाले साथी हैं, चाहे वो वकील साहब हों, जो गुजरात की घटना घटी है, या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, पूरे देश में इसी तरह से ये भय पैदा करके, भयभीत, हम लोगों को भयभीत पैदा करके कहीं मुकदमों का भय दिखाते हैं, देशद्रोह का भय दिखाते हैं, कहीं ये जो है लाठी डंडा बंदूक का भय दिखाते हैं। और मीडिया की स्थिति तो बड़ी खराब है, मीडिया जो है उनकी पीठ थोपने का काम करती है, हमारे लोगों की जो ऊपर आपत्तियां। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, इसमें एडवोकेट प्रणय राज्य रणवीर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। तो इनसे पूछ लेते हैं भाई, इनका मतलब जो है इनका क्या निर्णय है, उनके ऊपर जो हत्या की गई है उसके पीछे क्या राज समझते हैं? एडवोकेट रणवीर जी, आप बताएं इसके पीछे की मतलब जो हत्या की गई है देव जी भाई महेश्वरी जी की, इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? क्यों इसमें हत्या की गई, क्यों क्यों क्या? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं आवाज आ रही, तो उनकी मैं कट गया फोन। दादा राव भगत जी, आप बताएं इसके बारे में कि उनका फिर मेरा कनेक्शन कट गया है, तो आप बताएं इसके बारे में। जैसे हमने इनसे सवाल किया, भगवान दास जी ने उन्होंने जो बताया है
कि जितने मुद्दे चल रहे हैं भारत के अंदर, पूरा भारत परेशान है इन लोगों से। इन शैतानों ने सबका जीना आराम किया है, क्रिश्चियनों का जीना आराम किया है, सिखों का जीना आराम कर रखा है, जितने भी देखो लोग सबका जीना आराम कर रखा है। क्या उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा खड़ा किया गया? ये भी मुद्दा ही है ना, मतलब क्या कहना चाहेंगे दादरा भगत जी? सर जी, मेरे कहने के मुताबिक जो मेन मुद्दे रहते हैं वो मेन मुद्दा, जैसे वो हमारे मूल निवासी भाई ने कहा कि किसानों का मुद्दा हो, चाहे कुरुक्षेत्र पंजाब का हो, चाहे भारत देश के कोई भी स्टेट का हो, ओडिशा का हो, पंजाब का हो या और अन्य, तो जो मेन मुद्दे रहते हैं वो मेन मुद्दे को डाइवर्ट कर कर यानी इश्यू को नॉन इश्यू बनाने का ये काम करते हैं। इधर में कोरोना का भय हमें दिखाया जा रहा, कोरोना ये डिसीज है ये मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ डॉक्टरों ने तो यहाँ तक चैलेंज कर दिए है कि यदि कोरोना है ऐसा आप मानते हैं तो कोरोना के आड़ में फिर भीड़ इकट्ठी नहीं होना चाहिए, मैयतों में ज्यादा 10 से लोग ज्यादा नहीं जाना चाहिए, शादी ब्याह जो है उसमें भी 20 से लोग ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार का कहा जाता है। लेकिन ये मेन मुद्दे को डाइवर्ट कर कर क्या कर रहे हैं, उधर में राम मंदिर की शिला रख रहे, जबकि वहां पर बुद्ध मूर्तियां मिली है। उत्खनन में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उत्खनन हुआ तो वहां पर बुद्ध मूर्तियां मिली है। तो यानी एक्चुअली वो राम मंदिर है ही नहीं, राम नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, वो पुष्यमित्र शुंग है। बुद्धा के कालावधि में, लॉर्ड बुद्धा के कालावधि में पुष्यमित्र सम्राट अशोक का जो राज रहा, तो उस कालावधि में पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण है वही राम है। लेकिन एक्चुअली मेन मुद्दे को डाइवर्ट कर कर इन्होंने वकीलों को भी खरीदा, न्यायाधीशों को भी खरीदा, और उसके बाद में ये जो आयोग है, चुनाव आयोग, इनको भी खरीदा है। और ये इस कालावधि में मेन इश्यू को नॉन इश्यू में डाइवर्ट करते, जैसे कि बीजेपी में एमपी में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, खरीदी बिक्री कर कर उन्होंने वहां पर दिग्विजय सिंह की अपना बीजेपी की शासन खरीदी बिक्री कर कर करवा लिया। मेन इश्यू को नॉन इश्यू में करना ये जानते। अभी देखो सुशांत सिंह और वो राणावत, इसका जो मुद्दा चल रहा है ना, भलती ही चीजें मेन मुद्दे पर जब SC ST OBC इकट्ठा होना चाहते तो उन मेन मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये भलते ही मुद्दे निकालते। अब क्या लेन देन है वो सुशांत सिंह का, राजपूत का और वो राणावत का? रिजर्वेशन के संदर्भ में वो लेडीज जो अफीम का जो चरस पीती है वो लेडीज को दिखाया जाता 24 घंटे टीवी के माध्यमों से, तो ये उचित नहीं है। यानी मेन मुद्दा जो रहता है, जब समुदाय SC ST OBC और माइनॉरिटी समुदाय जब इकट्ठे आते हैं और वो अपने आंदोलन कर कर इकट्ठा होकर सब समुदाय को मानवता निर्माण करने का प्रयास करते हैं और अपनी आवाज बुलंद करना चाहते, तो उस पीरियड में ये परमिशन भी नहीं देते। आपको परमिशन रिजेक्ट किया है, आपको परमिशन नहीं मिल सकता। अभी मैंने जो किसान आंदोलन किया अभी 2 दिन पहले यहाँ पर 22 तारीख को सावनेर में, तो मेरी परमिशन रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा आप परमिशन दिए तो भी राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जो 3 अध्यादेश पारित किए वो उस संदर्भ में हमने 15 तारीख को मैंने लेटर दिया था SDM सावनेर को, लेकिन तो उन्होंने 22 तारीख आ भी गई तो भी उन्होंने मुझे लेटर का कोई जवाब नहीं दिया और कहा परमिशन आपको नहीं मिलेंगे। मान आपने परमिशन दिया तो भी प्रोग्राम होगा, नहीं दिया तो भी प्रोग्राम होगा। तो इस प्रकार की बातें कर कर 50 लोगों को इकट्ठा किया, मैंने बैनर बाहर लगा दिया और अपनी आवाज बुलंद किया जो किसानों के खिलाफ में जो अध्यादेश जारी किए, तो उसके संदर्भ में सर। बहुत ऐसी जैसे मतलब इसमें अभी जो बहुजनों में जागृति काफी आ रही है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये डरे हुए लोग हैं जो इन पे हमले करते हैं, क्योंकि जिसके अंदर आज बेखौफ क्यों किसी के ऊपर हमला करेगा? तो ये कहीं ब्राह्मणों को घबराहट तो नहीं होगी इनसे, जो मूल निवासी लोग हैं कि जागृति चल रही है, ये घबरा गए, बहुत घबरा गए, और इसीलिए इस प्रकार के कायराना काम कर रहे हैं और पीछे से वार कर रहे हैं। अरे वार करना है तो आमने सामने में आ जाओ, आमने सामने चैलेंज करके आना चाहिए।
वो पीछे से वार कर रहे किसी और को, किसी और का भगवान उपयोग जी, करने का। दादा राव जी, मैंने भगवान जी से फिर सवाल किया है जी, आप क्या कहना चाहेंगे भगवान दास जी? जी, अरे सच्चा क्या सही बात यही है, सच्ची बात यही है कि इन लोगों को भय है, ये इन लोगों को बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है कि अगर ये समाज, अगर दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी के लोग अगर एक हो गए तो हम लोगों का राज्य, तो राज्य क्या, हम लोगों का जो तानाशाही रवैया है और वो तो हमारा जो है खत्म हो जाएगा। तो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से ये लोग बहुत जबरदस्त तरीके से भयभीत हैं, और भयभीत होने के कारण ही ये आए दिन अपराध की श्रेणी में जो बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि ये इस तरीके का भय उत्पन्न करना चाहते हैं कि यदि तुम लोगों ने ज्यादा विरोध किया, मतलब हम लोगों को, मूल निवासी वर्ग को ये भय दिखा रहे हैं कि अगर ज्यादा विरोध किया तो हम एक एक करके सारे देश के जो है, जो बुद्धिजीवी तख्ते के लोग हैं, आंदोलन चलाना, या जैसे अभी मेरे बड़े भाई बोल रहे थे कि एसडीएम ने परमिशन नहीं दिया, इसके बाद भी हमने जो है बैनर लगा करके अपना आंदोलन चालू किया, किसान आंदोलन। तो यही बात है, यही बात है कि ये लोग इसी तरीके से भयभीत करके हमारा जो बुद्धिजीवी तख्ता है, जैसे आज आप देखिए, आप भी जो गुजरात में वकील साहब की जो हत्या हुई है, वो मूल निवासी वर्ग की आवाज उठाने का काम करते थे। मूल निवासी वर्ग पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके जो है मुकदमे लड़ करके, निःशुल्क मुकदमे लड़ करके वो जो है न्याय दिलाने का काम करते थे, और कमजोर तबके के व्यक्ति को जो है एक जो है शिक्षा दे करके जागरूक करने का काम करते थे, जागरूक करने का काम करते थे। यही इन लोगों के दिल में खटक रही है कि अगर ये व्यक्ति जागरूक हो गए, ये समाज अगर जागरूक हो गया तो हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। इसीलिए ये जो है दिन प्रतिदिन जो है हमारे लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, और उनकी निर्मम हत्या की जाती है। जगह जगह ये मामला अकेले वकील साहब का नहीं है, पूरे देश में लाखों लोगों का हो गया है। आज की स्थिति में तो हमें लगता है कि पूर्व की सरकार से लेकर के आज जो है चौगनी जो है क्राइम बढ़ा है, यही इनका उद्देश्य है। ये जो है किसी तरीके से हमारे वर्ग को स्वतंत्र नहीं देखना चाहते हैं। जी दादा राव भगत जी, अब मेरा सवाल अभी आपसे है कि जो मूल निवासी जो इनको डर लग पाएगा, इसका डरते क्यों, इसके पीछे कारण समझते हैं? ये जो हमला करने वाले डर क्यों रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं दादा राव भगत जी? सर जी, वो जो हमला करने का कारण यानी ये डर बताने का कि जैसे अभी अभिषेक पांडे करके जो थे, जैसे वकील साहब पर हमला होने के बाद में अभिषेक पांडे नाम का एक ब्राह्मण वहां पर आया ट्विटर पर, फेसबुक पर, और उन्होंने कहा कि बामसेफ वाले जो भी कार्यकर्ता है उनके इसके बाद में ऐसे ही हाल होने वाले हैं। तो हमने उनके कॉपी निकाल लिए, और अभी पूरे भारत में जहां जहां पर ये बात होंगी तो वो डर तो गए, लेकिन धमकियां देने का कार्य वो फेसबुक के माध्यमों से करते हैं, लिखते हैं। अभिषेक पांडे ने कहा कि इसके बाद में बामसेफ के जितने भी कार्यकर्ता होंगे उनका ऐसा ही हाल होगा, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। तो हमने सोचा भाई इस प्रकार की बातें यदि ये कहते हैं, इसका मतलब 304 में ये भी शामिल है, तो उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए। इस प्रकार की अभी हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में पूरी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने वाले हैं। इस संदर्भ में वकील साहब जो है, अभी आप बोल रहे हैं वकील साहब ऊपर बैठे हैं, वकील साहब ही है ना, तो वो भी कुछ मार्गदर्शन करेंगे। जी 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 भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? अब तक अगर नेट कहीं पर प्रॉपर नहीं चल रहा, शायद नेट आप ऐसे के बैठ जाए, इंटरनेट से सारा सिस्टम चल रहा है हमारा ये। अगर इंटरनेट प्रॉपर नहीं काम करेगा तो हमारी बात होनी मुश्किल रहेगी। तो एडवोकेट रणवीर जी, आप बताएं इसके बारे में कि जो हमने पूछा था सवाल कि वो हत्या क्यों की गई उनकी, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? इनको कोई पुरानी दुश्मनी थी या मतलब कोई ऐसे ही प्यार से हत्या की, मतलब प्यार वो हत्या करता है, और पीछे से वार किया उनके ऊपर, मैं देखा मुझे उसमें पीछे से वार किया गया है। तो दो सवाल मेरे ठीक आपसे
कि उनकी हत्या क्यों की गई, इसके पीछे क्या कारण था, दुश्मनी पुरानी थी क्या, और दूसरी ये उन्हें पीछे से हत्या मतलब पीछे से वार क्यों करा, अगर दुश्मन है अगर दुश्मन मर्द का बच्चा है तो सामने से वार करे, जो अगर कोई ताकत वार तो सामने से वार करे, पीछे वार क्यों किया, इसकी वजह से क्या करने जाएगा भाई साहब? जी धन्यवाद पहले तो मानवता चैनल का, और दूसरी बात हमारे दिग्वंत एडवोकेट देवजी भाई माहेश्वरी को हम दिल से हृदयांजलि करते हैं, और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। अभी आपका जो सवाल है बहुत बड़ा अच्छा सवाल है कि उनकी हत्या क्यों की गई। तो हत्या करने के पीछे कोई दूसरा मकसद नहीं है। जब देश के अंदर पिछड़े लोग दलित बनकर रहते हैं तब तक उनकी पिटाई होती है। जी। और इनका शायद कलेक्शन फेल कर गया है, तो चल उनसे भगवान दास जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने देखा इसमें कि उसको पीछे से वार किया गया, सामने से वार नहीं किया गया। मैंने इस वीडियो में भेजा था आपके साथ, अपना मेरे सामने वीडियो आया है, वो सामने महेश्वरी जी सामने से आ रहे हैं, देव जी भाई महेश्वरी जी सामने से आ रहे हैं, तो मोटरसाइकिल के सामने खड़ा है, स्कूटर पर स्कूटी में मोटरसाइकिल है, तो पीछे से वार किया गया, चक्कू से वार किया गया। तो इसमें पीछे से जब मर्द के बच्चे हैं, अगर ये दुश्मनी निभाए रहे हैं तो पूरे निभाए, क्या है इसमें पीछे से वार करने का मतलब क्या था? ये कमजोर दिल वाले लोग हैं, ये पीछे से वार करने का क्या मतलब है? जब वो दुश्मनी निभाए तो सीधे से निभाए, क्या समझते हैं? जी जी, असल में सच्चाई यही है। नहीं, ये मर्द के बच्चे तो नहीं कहेंगे, ये लोग तो गीधड़ से बदतर भी हम तो ये कहेंगे कि अब शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये गीधड़ के बच्चे हैं। इनको जो है ये जो आतंकवादी, ऐसे लोगों को आतंकवादी और देशद्रोही का वो दर्जा देना चाहिए। और ये जो है इनके पास सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है, ये सामने नहीं लड़ सकते हमारे वर्ग से। ये अगर जब भी करेंगे, ये नई घटना नहीं है कि पीछे से वार किया। पूरे देश में आप जितनी घटनाएं हो रही हैं उन सभी घटनाओं पर प्रकाश डाल के देख लीजिए। सारी घटनाएं जो है कहीं न कहीं साजिश के तहत उसको जो है ऐसे हत्याएं की जाती हैं। साजिश के तहत हमारे लोगों को मारा पीटा जाता है। चाहे वो देख लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा हो, अंधेरे उंधेरे उसको पकड़ा जाता है रात में, और पकड़ के उसको जो है साजिश के तहत 10-5 लोग, गुंडे किस्म के 10-5 लोग, इस वर्ग के व्यक्ति जो है वो दबंग, जो राजसी, इनके अंदर राजसी वो छिपा है, ये तानाशाही रवैया, उस रवैया के व्यक्ति हमारे व्यक्तियों को ये पीछे से ही साजिश बख्श जो है घटना को अंजाम देते हैं। उनको जो है उनके ऊपर हमला करते हैं। जैसे ही वकील साहब के ऊपर जो है हमला किया गया, क्योंकि ये हजारों लोगों के जो वकील साहब थे वो हजारों लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करते थे। हजारों लोगों को जो है वो जी एडवोकेट साहब आप अपनी बात रख सकते हैं, उनकी बात मेरे ख्याल में बात पूरी हो रही, आप अपनी बात जो जी पहले तो मानवता चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, और हमारे साथी एडवोकेट दिग्वंत देवजी भाई माहेश्वरी को हृदय से आदरांजलि करते हैं हम लोग। आपका सवाल था देवजी भाई की हत्या क्यों हुई। तो इस देश के अंदर देखा जाए तो जब जब जागृति निर्माण होती है, समाज के अंदर लोगों को जगाया जाता है और जगाकर लोगों को जोड़ा जाता है, और जब शक्ति निर्माण होने का काम होता है, जब जब हमारी ताकत आगे बढ़ती है, तब तब ये ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों को अपने पेट के अंदर गर्म शीशा उबलता रहता है। तो देवजी भाई माहेश्वरी ने 200 से 250 गांव के अंदर जन जागृति निर्माण करने का पहले ही काम किया था, और निरंतर 12 साल से देवजी भाई माहेश्वरी एडवोकेसी के साथ जुड़े हुए थे, जुडिशरी के साथ जुड़े हुए थे। तो गरीब तबके के लोग, जो मजलूम लोग थे, जो गरीब लोग थे, पीड़ित लोग थे, उनकी सहायता करने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी।
जब तक मैंने सुना है, मैं बहुत 12 साल से उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, 12 साल से उसकी पहचान है उनकी। तो उनकी जितनी भी आमदनी थी वो पूरी आमदनी समाज के काम के अंदर लगा देते थे। जितनी भी वकालत में पैसा कमाते थे वो सारा पैसा वो अपने समाज के पीछे जन जागृति निर्माण करने के लिए लगाते रहते थे। पर ये षड्यंत्र इसलिए किया गया है कि देवजी भाई महेश्वरी ने लोगों को जगाने का काम किया। जी जो जगाते नहीं और दलित बनकर ही रह जाते तो उनकी आज हत्या नहीं होती, देवजी भाई जिंदा होते। पर देवजी भाई हमारे बीच में इसलिए नहीं है कि देवजी भाई महेश्वरी ने दलित नाम का असंवैधानिक शब्द छोड़कर संवैधानिक अनुसूचित जाति बनकर, शेड्यूल कास्ट बनकर हमारे लोगों को संवैधानिक हक अधिकार प्रदान कराने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, जन जागृति निर्माण की, जन जागृति निर्माण करके जागरूकता निर्माण की और जागरूक बनाकर उन लोगों को संगठन ताकत के अंदर संगठन शक्ति के रूप में जोड़ने का निरंतर प्रयास किया। 2 साल पहले भीमा कोरे गांव के 200 साल पूरा होने जा रहा था, तब कच्छ रापर के अंदर बड़ा कार्यक्रम लगाया गया था। तब उनकी अगुवाई देवजी भाई महेश्वरी ने की थी। 2 साल से इन मनुवादी शैतान लोगों ने प्लान बनाकर 2 साल से उनके पीछे लगे पड़े थे। यानी कि देवजी भाई को खुद को जानकारी थी कि मेरी पीछे हत्या का षड्यंत्र होने जा रहा है। देवजी भाई बिना डरे वो अपना काम निरंतर करते थे, क्योंकि वो फुले शाह आम्बेडकरी मिशन के क्रांतिकारी वीर योद्धा थे। हम लोग आज उनको शहीद के तौर पर नमन करते हैं। आज हमारे गुजरात के अंदर क्रांतिकारी शहीद के तौर पर उनको विरुद्ध दिया जा रहा है और हजारों वीर सपूत ऐसे देवजी भाई महेश्वरी पैदा हो रहे हैं। क्योंकि हम 25 तारीख से रात से देख रहे हैं, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हजारों लोग देवजी भाई, मैं देवजी भाई हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए, ऐसे बैनर के तहत सोशल मीडिया में काम चल रहा है। और जमीनी तौर पर पूरे गुजरात के एडवोकेट आज चिंतित है। आज एडवोकेट चिंता में इसलिए है कि आज देवजी भाई महेश्वर की हत्या हो गई है, कल हमारी भी हत्या हो सकती है। एडवोकेट सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। देश के अंदर उनका कनेक्शन फिर कट गया शायद उनका। तो दादा का भगत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हमने सवाल उनसे किया था, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, पीछे से वार करते हैं, पीछे से अगर मरते हैं तो सामने से वार क्यों नहीं करते? क्या इनमें बुजदिली है या डरते हैं? क्या कारण समझते हैं पीछे से वार क्यों करते हैं? ये जो है पीछे से वार इसलिए करते हैं कि वो सामने में लड़ाई कर नहीं सकते, आमने सामने की लड़ाई वो कर नहीं सकते। वो हिजड़ों की औलाद है। मेरे हिसाब से जो पीछे से वार करते हैं वो हिजड़े की औलाद हो सकती है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये बात हजम नहीं हो रही, हिजड़े को तो औलाद होती नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा और कोई बात बताए इसमें, क्योंकि इसमें कुछ और ऐड करे बात को जी। ये लोग षड्यंत्रकारी होते हैं, आगे में आकर इनकी संख्या का अनुपात कम होता है, संख्या अनुपात कम होती है और वो आज तक का उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़े। वो लुटेरे जरूर है, यूरेशिया से आए हुए ये लुटेरे हैं। इसके पहले भी उन्होंने यूरेशिया में लूट कर ये भारत देश में आ चुके हैं, ये मान्य है। लेकिन जब भारत देश में आए तो वो जो है SC ST OBC का सहारा लेकर हिंदुत्व के नाम से लोगों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में जो लालची लोग रहते हैं वो पैसा लेकर ये कार्य करते हैं। जैसा कि वो कल जो दिखाई दे रहा था, वो इसमें बच्चा लाल शर्ट वाला जो बच्चा है, उनको ऑफिस में जाते समय जो उनको पीछा किया और वो पीछे से ही वार किया, ऐसा 6:30 बजे के दरमियान। तो ये सामने से लड़ाई नहीं कर सकते सर, इनकी औकात नहीं है सामने से लड़ाई। वो खरीदी बिक्री कर दूसरे का उपयोग कर ये सब चीजें षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। और हम ये जानते हैं कि देवजी भाई आज हमारे में नहीं रहे, लेकिन जो कार्यकर्ता होता है, वामसेप का कार्यकर्ता होता है, मूल निवासी के लिए लड़ाई लड़ता है, वो हमेशा अजरामर रहता। हम नहीं समझते देवजी भाई नहीं है,
देवजी भाई है हम में ही है, और हमको तो उनसे प्रेरणा मिलने वाली है कि हमारे जैसे कार्य करने वाले कार्यकर्ता का यदि हत्या करते, जो बहुजन समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं, तो ये हमेशा अमर रहने वाले हैं। और मैं मानवता ग्रुप का धन्यवाद देता हूँ, और मानवता ग्रुप की ओर से उन्हें और उनके परिवार को श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ। और उनका परिवार जो है, उन्हें हम लोग अपने ओर से कुछ सहायता भी, बामचम की ओर से कुछ सहायता भी देने का प्रयास करेंगे। यही मुझे कहना है। नहीं देखो, वॉइस ऑफ मानवता कोई आसमान से उतरा हुआ अवतार तो नहीं है जो मतलब इसकी आप धन्यवाद कर रहे हैं। ये भी आप लोगों का खुद का टीवी चैनल है, ये हमारा अपना खुद का है, अपनी आपकी खुद की आवाज है, ये इसमें इसका धन्यवाद की जरूरत नहीं करने की। हम तो आपका अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो इतना है कि आप अपना फर्ज निभाएं, इसको हमारा साथ देते रहे, तो ऐसे में आने वाले वक्त में सफल निभाएंगे। तो भाई साहब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी जो भगत राव जी ने पहले बताया कि बामसेव के लोगों को डर दिखा रहे हैं, आने वाले वक्त में बामसेव के लोगों को मार देंगे, मार सकते हैं, तो क्या मेघराज जी, हाँ जी बोलिए। बार बार मैं कट होने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, विनंती करता हूँ कि ज़्यादा हो सके मैं जितना लाइव हूँ तब तक मैं गुजरात की परिस्थिति आपको बता देता हूँ इस हत्या के संदर्भ में। जी, देवजी भाई महेश्वरी एक जागरूक नागरिक थे, एक एडवोकेट नहीं थे। एडवोकेट दो तरह के होते हैं, एक पेट पालने के लिए और एक समाज पालने के लिए। तो देवजी भाई महेश्वरी पेट पालने वाले एडवोकेट नहीं थे, वो समाज पालने वाले एडवोकेट थे। इनका कनेक्शन बार बार घट रहा है, तो मैं जो इसमें जैसे भगवान दास जी जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि जो जागरूकता फैलाते हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं, मार देते हैं, तो ये 5000 साल से इनका षड्यंत्र लगातार जारी है। तो क्या ये जो बोल रहे हैं, जो चल रहे हैं, या क्या ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ये सभी के सभी के लिए कुछ प्रबंध करने का कुछ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, या सबके सब ऐसे मरते चलेंगे, एक ही मरेंगे, दूसरे पैदा हो जाएंगे, तीसरे पैदा हो जाएंगे? तो मैं चलो उनको एडवोकेट साहब में बात करता हूँ। तो मैं फिर से एक तो जहाँ पर बैठे हैं ना आप, वहाँ जगह चेंज कर लीजिए। मेरे ख्याल से इसको बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। जी आप ये मेरा स्टूडियो रूम ही है सर, ये मेरा स्टूडियो रूम ही है रेगुलरली, पर शायद आज क्या हो रहा है पता नहीं है। जी जी बोल, आप अपनी बात रखिए। जी, तो देवजी भाई महेश्वरी एक सामाजिक एडवोकेट थे और समाज के लिए, हर तबके के लोगों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के हर तबके के लोगों को, जो दबे कुचले लोग थे, न्याय के लिए देवजी भाई महेश्वरी के पास आते थे या नहीं आते थे। देवजी भाई के पास कान के अंदर आवाज़ आती कि यहाँ अन्याय अत्याचार हुआ है, तो देवजी भाई खुद रात को अपनी गाड़ी लेके 2 बजे भी निकल जाते थे। तो ये जो आपने शैतान शब्द बताया ना, वो बढ़िया सही शब्द है कि हम लोग दबंग किसको बोलते हैं? ताकतवर जो होते हैं, जो 100 लोगों को बचाने का काम करते हैं, उसको हम दबंग बोलते हैं। जो पीछे से वार करने वाले लोग होते हैं उसको हम लोमड़ी बोलते हैं, शैतान बोलते हैं। जिनके मंसूबे समाज के सुरक्षा रखने का नहीं है, इसको हम शैतान बोलते हैं। आपने सही शब्द फरमाया। तो इन शैतानों ने बहुत दिनों पहले ही ये प्लान बनाकर षड्यंत्र के तहत देवजी भाई की हत्या की है, क्योंकि जिस जगह पर हत्या की गई है वो बाजार एरिया है, जहां हर रोज 5 से 6 पुलिस वाले बैठे रहते थे। उस दिन हत्या के मौके के वक्त एक भी पुलिस वाला वहां मौजूद नहीं था। इसका मतलब है षड्यंत्र के तहत किया गया है। जब मुख्य आरोपी जिन्होंने छरा घोंपा था, वो आरोपी 24 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच गया, ताकि अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में प्राइवेट व्हीकल के अलावा मुंबई पहुंचने का आसान नहीं है। 24 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच आरोपी को धरपकड़ कर लेती है। इसके लिए इसके अंदर बहुत सारे लोग, इनके पीछे बहुत सारे लोग जो मनुवादी लोग हैं, शैतान लोग हैं, उनकी भूमिका काम कर रही है। और उनकी दिग्वंत की पत्नी है, उनकी वाइफ है मीनाक्षी बहन ने भी आक्षेप लगाया है कि मेरे पति भी बार बार घर में कहते थे, इन लोगों का नाम जिक्र करते रहते थे, उन लोगों का FIR में नाम दर्ज करवाया है। जी
इनका सर फिर कट गया है शायद। तो भगवान दास जी, जय, हमने जो मैंने सवाल किया आपसे पहले, उसका जवाब दे दीजिए कि क्या जैसे महापुरुषों को उन्होंने मारा है और बहुत सारे जो महाराजे थे उनको धोखे से मारा है और अब भी धोखे से मार रहे हैं, क्या जो आने वाले प्रचारक हैं, जो बोल रहे हैं, जो चल रहे हैं, क्या उनको भी ऐसे मारते रहेंगे क्या, या मार खाते रहेंगे? तो इससे क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए एक मिनट, उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। मैंने सवाल इनसे किया, अभी आपसे नहीं किया सवाल। मैं बिल, करता हूँ। बिल, बोलिए आप। बिल्कुल 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 बड़े भाई, ये बिल्कुल इनका यही षड्यंत्र है, ये यही सोच है इनकी कि किसी ना किसी तरीके से जो व्यक्ति, एक नहीं, जो देश में जितने भी व्यक्ति समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अत्याचार से लड़ना सिखा रहे हैं, अत्याचार के शिक्षित कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति को के ऊपर आए दिन हमला होने की, और किसी भी व्यक्ति की, आज वकील साहब नहीं, वकील साहब ने करोड़ों लोगों की हत्या हुई है। वकील साहब जिन लोगों के अधिकार और सम्मान की बात करते थे, जिनको न्याय दिलाते थे, जो अपना वो जो है वकालत के लिए, अभी जैसे हमारे वकील साहब बोल रहे थे कि वो न्याय नहीं, मतलब वो जो है वकालत नहीं करते थे, तो वकालत नहीं करते थे, वो सिर्फ न्याय, हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करते थे, जागरूक करने का काम करते थे। ऐसे ही व्यक्तियों को हम सबके ऊपर जो है कभी भी हत्या कराई जा सकती है हम लोगों की, और हम लोगों को अब इतना सुरक्षित रहना चाहिए, हम लोगों को इतना जो है सुरक्षित रहना चाहिए कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के, और इसके पीछे हमारे अपने लोग भी, जो गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, उन व्यक्तियों को आगे करके उनके माध्यम से इसी तरह की हत्याएं करवाई जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसके लिए हम लोगों को बहुत ही सतर्कता का काम है, और हम लोग जो है बिल्कुल हमेशा स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि ये व्यक्ति किसी भी वक्त और किसी भी तरह से कहा नहीं जा सकता कैसे जो है हम लोगों को ऊपर जो है हत्या करा सकते हैं, क्योंकि षड्यंत्रकारी जो हैं वो एकदम, इनका जो है एक नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसमें पुलिस भी शामिल है, इसमें सरकार भी शामिल है, और इसमें जो है सारे लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हैं, इस व्यवस्था को जिन्होंने जमीन पे लाए थे, जो व्यवस्था, राजसी व्यवस्था, तानाशाही शासन जो है लाए हैं, उन सबकी बड़े पैमाने पे साजिश है, और साजिश के तहत हमारे मूल निवासी साथियों को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, एकजुट रहने की आवश्यकता है। किसी भी साथी के ऊपर अगर ऐसा हमला या ऐसे इस प्रकार की कोई बात आती है, तो हम सबको एक मंच पे आकर के, एक साथ आकर के जो है इस लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, इस अत्याचार का सामना करना पड़ेगा, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में इसी प्रकार के हमला होते रहेंगे और इसी प्रकार की हत्याएं होती रहेंगी हमारे लोगों की। जी, एडवोकेट साहब, आप बता सकते हैं वहाँ के बारे में क्या हालात बने हैं? तो टाइम हमारे पास में सिर्फ 10 मिनट है, तो आप बताएं जी। जी सर, हम लोग शायद इंसान की हत्या कर सकते हैं, विचारों की हत्या नहीं कर सकते। फूले साहब आम्बेडकरी विचारधारा जो है पूरे देश भर के अंदर आज छाई हुई है, और आज हजारों की संख्या में देवजी भाई महेश्वरी के साथ आज गुजरात के सारे SC ST OBC और आतंकवादी संगठन ने अमेरिका ने भी घोषित किया, और भारत देश में बोलिए जी, बोलिए जी। तो आज हजारों की तादाद के अंदर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग आज गुजरात के अंदर देवजी भाई महेश्वरी के साथ खड़े हैं। इसलिए साथ खड़े हैं क्योंकि देवजी भाई महेश्वरी समाज को जगाने का काम कर रहे थे। ये षड्यंत्र के तहत की गई हुई निर्मम हत्या है, पर मैं इन हत्यारों को कहना चाहता हूँ कि अरे आप लोग सामने से वार करो, पीछे से वार तो लोमड़ियाँ करती है। शेर का शिकार करने के लिए सामने आना उनकी मुनासिब नहीं है ना, इसलिए
हाँ, बस की बात नहीं है, इसलिए वो लोग पीछे से वार करते हैं। देवजी भाई हमारे लिए, समाज के लिए शेर थे और उनकी विचारधारा आज भी जीवंत है और इसलिए आज हजारों की तादाद के अंदर आज गुजरात के अंदर कच्छ के जिला का बंद का ऐलान किया हुआ है और इस पूरे केस की निगरानी राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी एडवोकेट हैं संगठन के, वो उनकी सारी निगरानी में मेश्राम साहब की निगरानी में सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और केस की निगरानी की जा रही है। हम लोग तो मांग करते हैं कि सुशांत मर गया तो उनके लिए सीबीआई बैठा दी गई, रोहित वेमुला मर गया तो कोई जांच नहीं हुई। हाँ, तो हमारे पास हमारे समाज के लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की जो हत्याएं होती है वो उनकी हत्याएं नहीं होती है, विचारधारा को रोकने के लिए हत्याएं की जाती है। आप बिल्कुल लोग बिल्कुल। दलित बनकर रहोगे, आप लोग जब तक दलित बनकर रहोगे तो आपकी हत्या नहीं होगी, उनको आपसे कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, है। ये बात आपने पहले बोली है, दलित बनकर रहता रहे, लेकिन उनको परेशान कितना करते हैं आप समझ आ रहे हैं कि घोड़ी से नीचे उतार दिया, उसको जूते मार के जो बाल काट दिए उसके, वो दलित के साथ में ऐसा होता है, किसी ब्राह्मण के साथ भी ऐसा होता है, दलित के साथ में भी अरे होता मानवर है। हमारे सर मानवर सर अरे गुजरात के अंदर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ठाकुर यानी कि OBC पिछड़े जाति का बच्चे को मूछ रखने के लिए और पाँव में मोजड़ी पहनने के हिसाब से इन लोगों ने उनको मूछ कटवा दी थी। ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के साथ ही होता है अन्याय, आदिवासियों के साथ भी अन्याय होता है, OBC के साथ भी अन्याय होता है, माइनॉरिटी के साथ भी अन्याय होता है, पर अन्याय करने का तरीका अलग अलग होता है और हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी को वो तरीका समझ में नहीं आता है, इसलिए हमारी अलग थलग होकर पिटाई होती है। जो हम लोग एक मंच पर आकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं तो शायद हम लोग ताकतवर बन सकते हैं और ताकतवर बनकर हम लोग इन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों को, इन शैतानों के सामने हम लड़ाई लड़ सकते हैं। जी जी, आप बोल सकते हैं भाई साहब जी। मैं फिर मैंने कविता लिखी है, मैं कविता सुना देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक पॉइंट रखूंगा आप सभी के सामने। लास्ट सवाल है क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास में, तो मैं एक कविता सुना देता हूँ आप सभी को। मैंने कविता लिखी है आज इसके ऊपर, हालात के ऊपर, तो जी 10 मैं बता सकता हूँ सभी को। उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियां, इससे ज्यादा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर नहीं जागेंगे मूल निवासी तो विदेशी दुश्मन घर में घुस के मारेंगे। अगर जाग गए मूल निवासी तो विदेशी दुश्मन पूंछ उठाकर भागेंगे, क्योंकि पूंछ का जिक्र कहीं ना कहीं आता है। आप सभी समझदार हैं, पूंछ के चक्कर में लगे रहते हैं, गाय की पूंछ है, कहीं भैंस की पूंछ है, कहीं किसी की, कहीं बंदर की, कहीं किसी की, तो पूंछ उठाकर भागेंगे। तो दुश्मन बड़ा चालाक है, चारों तरफ से मूल निवासी को ऊपर वार कर रहा है। असली मुद्दों से मूल निवासियों का दिन रात वार कर कर गए ध्यान भटका रहा है। अगर अलग अलग मूल निवासी विदेशी दुश्मन से लड़ेंगे तो दुश्मन सबको अलग अलग मारेगा। अगर मूल निवासी एक दुश्मन के साथ, मतलब एक होकर दुश्मन के साथ लड़ेंगे तो दुश्मन भारत छोड़कर विदेश भागेगा। मतलब सीधा टक्कर है, दुश्मन के साथ में टक्कर लेनी पड़ेगी। तो लास्ट में जो है, मैं जो संगठन के लोग हैं उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी पहले कि अपना घमंड और लालच दोनों त्याग करके, इनके अंदर घमंड इस बात का होता है कि हमें कोई साथ गए, हमें कोई मतलब जथेदार बने या हमें कोई बड़ा माने, तो ये इनके अंदर जो घमंड और लालच भरा पड़ा कहीं ना कहीं को, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो मैं लास्ट में शेयर करना चाहता हूँ, इसके बाद बताएं। मूल निवासी संगठनों के लीडर घमंड और लालच को त्याग कर एक साथ राजसत्ता की तरफ कदम बढ़ाएं। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर सभी मूल निवासी लीडर भारत में फिर से खुशहाली लेकर आए। फिर से खुशहाली का मतलब है कि 5000 साल पहले भारत खुशहाल था, अभी खुशहाली 5000 साल से ब्राह्मणों ने खा ली है, तो मनुवादियों ने खा ली है, तो उसको दोबारा लाने के लिए सच्चे और ईमानदारी भगवान दास जी क्या कहना चाहेंगे? भगवान दास जी क्या कहना चाहते हैं आप?
असल में देखो इसके पीछे ये कितनी निर्मम वो बात है कि हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, अभी हमारे भाई के बता रहे थे वकील साहब कि आपने भी कहा था कि घोड़ा पे चढ़ने से, अकेले घोड़ा पे चढ़ने से नहीं, इनको हमारा जो है, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो इनको हजम नहीं हो रहा है। जो हमारा समाज मूल निवासी वर्ग, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आईएएस बन रहे हैं, हमारे अच्छे बच्चे पीसीएस बन रहे हैं, हम जो है आज़ाद होते चले जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्थाएं में सुधार आ रहा है, जिसके कारण, उसी के कारण हम लोग गुलामी से दूर हो रहे हैं और उसी को ये हजम नहीं कर पाते हैं। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, आपने देखा होगा एक टीवी पे एक यह इंटरनेट पे एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें पति पत्नी को भरे बाजार में निर्वस्त्र किया गया था, भरे बाजार में निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। तो हम लोगों को इससे बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है कि हम लोगों के ऊपर और हमारे वर्ग के जो हमारे राजनीति के ठेकेदार बने हुए कुछ लोग बैठे हैं, वो ठेकेदार जो कहते हैं कि हम दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, उन नेताओं को हम बहुत बड़ा इसके अंदर, इसके षड्यंत्र में शामिल समझेंगे। हम उन नेताओं को भी शामिल समझेंगे क्योंकि उनको जो है एक मंच पे नहीं आ सकते हैं, वो जो है मान सम्मान नहीं देना चाहते हमारे लोगों को। जैसे बाबन मेश्राम साहब हैं, बाबन मेश्राम साहब को आज तक हम लोग, एक बसपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बसपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो सकती थी, बसपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी रहती हमेशा, लेकिन मूल निवासी वर्ग को अगर उसमें शामिल कर लिया जाता, बाबा साहब के नाती हैं प्रकाश राव अंबेडकर साहब, और उनके बाबा साहब के नाती और भी हैं, ये कांसीराम साहब के भाई भतीजे हैं, उनको शामिल नहीं किया गया, उनको पार्टी में अधिकार सम्मान नहीं दिया गया। इसी तरीके से बाबन मेश्राम साहब को शामिल नहीं किया जाता है, उनको सम्मान नहीं दिया जा सकता है, जिसके कारण हमारे अलग अलग मंच बन रहे हैं, हम लोग अलग अलग हो रहे हैं, हमारी विचारधाराएं नहीं मिल पा रही हैं, और वो विचारधारा न मिलने के कारण हमारे समाज सेवकों की ही नहीं बल्कि हमारे लोगों की, हर मूल निवासी वर्ग के व्यक्ति की हत्या की जाती है। बल्कि और इसमें ओबीसी को हम ये कहेंगे, हालांकि आज तो कुछ बच्चे पढ़ लिख गए हैं ओबीसी के जो हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं, बाद बाकी ओबीसी अपने आप को कभी हमारे साथ खड़ा नहीं समझता, हम लोगों से ऊंच नीच का व्यवहार करता है और वो जो है हम लोगों से दूरियां बना के रखता है, वो सामान्य वर्ग का समझता है अपने आप को। ओबीसी जो है वो अपने आप को सामान्य वर्ग का समझता है और हम लोगों से, और कहीं न कहीं उसको भी प्रताड़ित किया जाता है। जैसे हमारे वकील साहब बता रहे थे कि ठाकुर साहब की जो है मूछ के नाम पे मूछ कटवा दी गई थी और वो प्रताड़ित किया गया था, अपमानित करने का काम किया गया था। तो सारे बैकवर्ड को, चाहे वो ठाकुर साहब हो, चाहे वो पटेल साहब हो, चाहे वो कुशवाहा जी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, सभी को ये गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। किसी को अंदर का गुलाम रखते हैं तो किसी को बाहर से गुलाम बनाते हैं। ये गुलाम सभी को समझते हैं। ऐसा एक वर्ग है जिसके हम सब गुलाम हैं और वो हमें गुलाम मानता भी है। लेकिन इसके लिए अगर इसको लड़ना है तो ओबीसी को और एससी को और मैचुरिटी को, अल्पसंख्यक को एक मंच पे आकर के और हमारे लीडरों को भी इस मामले में समझौता करना चाहिए। ये अधिकार और सम्मान पद की लड़ाई नहीं है, ये अधिकार और सम्मान, मान सम्मान की लड़ाई है। अगर हमारे लोग एकजुट रहेंगे तो हमारा मान सम्मान जिंदा रहेगा, हमारे लोग जिंदा रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में वकील साहब जैसे हम सब की हत्याएं होंगी। इसी प्रकार से जो आवाज उठाने का काम करते हैं, जो जागरूक करने का काम करते हैं, उन सभी की हत्याएं होंगी। जी नहीं, इसमें मैं जान उनका फिर कट गया शायद उनका, तो मैं लास्ट में जाना चाहता हूँ आप सभी से कि मतलब इसमें जो चल रहा है सारा कुछ, इसमें लास्ट में मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, अगर हमारे जो साथी लोग हैं, जो मतलब गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि जब सब के सब हीले वसीले खत्म हो जाए अपनी रक्षा के, तो हथियार उठाना जायज है। हथियार उठाना जायज है, तो हम ये नहीं कहते कि हथियार उठाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ 2-2 फुट के डंडे अपने पास रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो वकील साहब इसमें लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने पिछली बार किया था भाई, आप हथियार तो नहीं रख सकते, लेकिन वकील साहब तो इसमें संविधान भी अधिकार देता है इस चीज का
कि जब आपके सिर के आप पड़ती है तो आपने अपने रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तो क्या 2 फुट के डंडे रख सकते हैं साथ में, या मतलब इसको बचाने के लिए मेरे लास्ट सवाल है वकील साहब आपसे कि इसमें जो सारे सिस्टम से निकलने के लिए जो मनवादी जो सरकारों का सिस्टम चल रहा है, निकलने के लिए क्या करना चाहिए और इसमें हम बचाव कैसे कर सकते हैं और अपने लोगों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? पहले तो हम लोग अहिंसक लोग हैं, बुद्धा, फुले साहब आम्बेडकरी अहिंसक लोगों का आंदोलन चला रहे हैं। विचारधारा ही हथियार है, शब्द ही हथियार है। हमारे पास जितनी जानकारी रहेगी, हमारे पास जानकारी बढ़ रही है, इसलिए जानकारी को रोकने के लिए ये लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। हम लोगों को, सारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, चाहे एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, टीचर हो, प्राध्यापक हो, या आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी हो, या अनपढ़ गंवार लोग हो, गांव देहात के लोग हो, छोटे छोटे गांव कस्बे के लोग हो, उन लोगों तक हमारी विचारधारा पहुंचानी चाहिए। और विचारधारा से हम लोग जो जागरूक करते हैं, जागरूक करके उनको एकजुट करते हैं, तो हमारी ताकत शक्ति में बढ़ोतरी होती है। जब ताकत शक्ति की बढ़ोतरी होगी तब दुश्मन छोटा हो जाएगा और दुश्मन की ताकत कम हो जाएगी। और दुश्मन की ताकत कम होने के बाद हम लोग हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। और काशीराम साहब ने कहा था कि अपना झंडा छोटा होना चाहिए पर डंडा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2 काम में डंडा इस्तेमाल होता है। डंडा 2 काम में इस्तेमाल होता है। जब लड़ाई लड़नी हो तो अपने पास से झंडे को अपनी जेब में रख दो और डंडे का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करो। एक काशीराम साहब ने कहा था। दूसरी बात, जागृति के सिद्धांत होते हैं। तो उनका फिर कट गया है। आज भगवान दास जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? लास्ट में हम इस बात को यही कहना चाहते हैं कि ये देश में बहुत बड़े पैमाने पे हमारे मूल्यवासी साथियों के साथ, हमारे कमजोर तख्ते के व्यक्ति के साथ गुलाम बना करके काम कराया जाता है, दिन रात काम कराया जाता है। खून पसीना बहाने वाले लोगों को जो है पैसा भी नहीं देते हैं, खाना भी नहीं देते हैं, इसके बाद उनसे काम लिया जाता है। और जब वो अपने पैसे की बात करते हैं तो उनके साथ मारपीट करके उनकी हत्याएं की जाती हैं। इस तरीके के दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रही है घटनाएं, अपराध बढ़ रहे हैं। हम लोग किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को नई सोच लाना चाहिए। वकील साहब जो कह रहे हैं कि हाँ, आज हम लोग बौद्ध बाबा साहब की विचारधारा को, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वही इनके दिलों में खटक रही है। उसी बात को लेकर के ये किसी ना किसी तरीके से ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि इसको जो है, इस विचारधारा को हम किसी ना किसी तरीके से अगर रोक नहीं पाए तो हम लोगों के हाथ से राज चला जाएगा, हम लोगों के हाथ से व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाएंगी। जो हमारे व्यवस्थाएं हम लोगों पे थोप दी गई हैं, उन व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की ये जो है कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो है समाज उस व्यवस्था में से दूर हो भी रहा है। हमारा समाज शिक्षित होकर के उस व्यवस्थाओं से हटता चला जा रहा है धीरे धीरे। हमारी बहनें भी बढ़ रही हैं, हमारी बहनें भी बौद्धिस्ट विचारधारा को अपना रही हैं, हमारी बहनें मानवर कांसीराम बाबा साहब की विचारधारा को अपना रही हैं। वही इन विचारधारा से इनको यही सोच जो है हजम नहीं हो रही है, उसी के कारण हमारे लोगों की जो है इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जी, तो व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं तो उनको मंजूर है, उनको स्वीकार है, पर हम उन व्यवस्था को ठुकराते हैं, इसीलिए उनको हम लोग मंजूर नहीं है। हम लोग जागरूक हो रहे हैं, वही इनको दिक्कत है, दूसरी कोई दिक्कत नहीं है।